Hey everyone, my name is Tanish and let's make chemistry very easy. तो आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 9 को पढ़ने के लिए पहला चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर बेस की तरीके काम करेगा आगे के चैप्टर्स में। रेडिकल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ वैलेंसीज क्या होती हैं, साथ ही साथ वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैटर के जो बार बार हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो हमारे चैप्टर की हेडिंग क्या है? हमारे चैप्टर की हेडिंग है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर की हेडिंग द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्यों है? द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का मतलब होता है द वे केमिस्ट्री बिहेव्स। जिससे हम लोगों को लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हिंदी, दो लोगों को आपस में बात करना है तो हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे। उसी तरीके से दो लोगों को इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। सेम उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी एक वर्ड की ज़रूरत है। मतलब जैसे कि हर एक कंट्री के जो साइंटिस्ट है उनका जो एसेंट है, जो बोलने का तरीका, जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो उस डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज को ख़त्म करने के लिए, उस कम्युनलाइजेशन को, ट्राइबलिज्म को ख़त्म करने के लिए, उस बैरियर को ख़त्म करने के लिए कुछ वर्ड्स बनाए गए, कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, कुछ तरीके बनाए गए जिससे केमिस्ट्री को अप्रोच करना, जिससे केमिस्ट्री को पढ़ना एट अ वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में वो हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे जो केमिस्ट्री की एक तरीके से भाषा की तरीके यूज़ होता है। केमिस्ट्री को एज अ लैंग्वेज की तरीके देखते हैं। तो अब चलते सीधे अपने चैप्टर पे। हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। मतलब जिस तरीके से हम लोग फिजिक्स में लॉस के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से किसी एक बॉडी पे एनर्जी लगाई जाती है, कैसे इसमें एनर्जी का चेंज आता है, कैसे बॉडी जब एक चीज़ रेस्ट पे होती है तो मोशंस पे जाती है। तो अगर बॉडी के मोशंस के बारे में, लॉस के बारे में, कौन सी उस पर एनर्जीज लग रही हैं, उसके बारे में पढ़ना है तो हम लोग फिजिक्स का यूज़ लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री को कहाँ यूज़ करते हैं? हम लोग केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं जब हम लोग को मैटर के बारे में पढ़ना होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अस, हम लोग एक मैटर है। तो कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करती, जो एक वैलिड टैंजिबल फॉर्म में, टैंजिबल मतलब कि जिसको टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। तो कहने का मतलब है वो सारी चीज़ें जो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जिनका कुछ मास है, जिनका कुछ फॉर्म है, उसके बारे में पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी के बारे की स्टडी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। किस तरीके से मैटर बिहेव करता है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का यूज़ लेते हैं। आगे क्या बोला? दैट इज व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। कहने का मतलब मैटर, ये जो फिजिकल वर्ल्ड बना है, जो हम लोग के चारों तरफ दुनिया बनी है, चीज़ें जो बनी हुई हैं, वो किन चीज़ से बनी हुई है, क्या उनका सब्सटेंस है, क्या वो चीज़ है जो हर जगह प्रेजेंट्स है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। दैट इज स्टडी ऑफ मैटर। व्हाट इज इट्स नेचर। नेचर का मतलब क्या? किस चीज़ से बना है, किस तरीके से बिहेव करेगा। इन्होंने पहले बोला व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज़ का बना है और उसका नेचर क्या है, किस तरीके से बिहेव करेगा अंडर सर्टेन कंडीशन। जो उसमें प्रेशर लगाया जाएगा, जो उसमें हीट लगाया जाएगा, तो क्या उसका नेचुरल फॉर्म में चेंज आएगा। तो उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो स्टडी होती है केमिस्ट्री की। स्ट्रक्चर्स, नेचर का जो स्ट्रक्चर है, नेचर जो मैटर से बना है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एंड व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व when subjected to different condition। और उस मैटर में किस तरीके से चेंज आएंगे। उसको हीट के सामने रखा तो हो सकता है उसका फॉर्म डिफॉर्म हो जाए। उसको मान लो हम लोगों ने ले जाके वाटर को रख दिया किसी आइस में तो उसका फॉर्म हो जाए। मतलब वाटर जो पहले लिक्विड था अब किस में बन गया? सॉलिड में। मतलब उसका एग्जैक्ट फॉर्म बन गया। तो मैटर को अंडर सर्टेन कंडीशन रखने पे किस तरीके से मैटर बिहेव करता है या किस तरीके से मैटर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं? उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। आगे बोल रहे हैं मेनी थ्योरीज वर प्रपोज्ड रिगार्डिंग मैटर विच हेल्प टू डिस्कवर द रियल एसेंस ऑफ द मैटर। कहने का मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई थी। जॉन डाल्टन के थ्रू थ्योरी दी गई थी जिनमें उनने मोस्टली चीज़ें बताई थी कि जिनमें उनके मोस्टली पॉस्टुलेट्स गलत भी हुए थे, लेकिन वो पहली ऐसी एक्सपाउंडिंग थ्योरी थी। पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने पहली ऐसी एक्सपाउंडिंग थ्योरी थी जिसने हमारी मदद की थी मैटर की तरफ बढ़ने में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैनी थ्योरीज वर प्रपोज्ड रिगार्डिंग मैटर विच हेल्प अस टू डिस्कवर द रियल एसेंस ऑफ मैटर। जो रियल एसेंस ऑफ मैटर है, मतलब मैटर किस चीज़ से बना है, उसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज आई। जैसे महर्षि कन्नड़ ने हमारे यहाँ थ्योरी दी थी कि दुनिया में हर एक चीज़ अणु की बनी है और जो इस पूरे यूनिवर्स का एसेंस है, मतलब ये यूनिवर्स कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, तो उन्होंने उसको परम अणु बोला था, परमाणु बोला था, है ना। उसी तरीके से जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि जो मैटर है ये छोटे छोटे एटम्स का बना होता है, जो इनडिविजिबल था। जो चीज़ बाद में हम लोगों ने गलत भी प्रूफ कर दी थी कि एटम्स को भी डिवाइड करके हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में देख सकते हैं, तो वो फर्दर मैटर है। लेकिन इस मैटर को समझने के लिए
इस मैटर पे थीसिस करने के लिए बार बार थ्योरीज आई हैं, उन थ्योरीज ने बार बार चीज़ों को समझाया। तो वही बोल रहे हैं कि जो रियल एसेंस ऑफ मैटर है उस पर काफ़ी सारी थ्योरीज आ चुकी हैं। उन्हीं थ्योरीज पे या उन्हीं के बारे में, उन थ्योरीज से जो डेरिवेशंस हुए उसी के बारे में लोग आगे एक्सपाउंड करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। आगे बोल रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इन एनी स्टेट इज कंसिडर्ड एट मॉलिक्यूल। द बेसिक स्टेट ऑफ मैटर इन एनी स्टेट इज कंसिडर्ड मॉलिक्यूल। अब क्या इन लोगों ने तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए कि जो बेसिक स्टेट, जो सबसे छोटी यूनिट स्टेट होती किसी भी मैटर की या किसी भी मॉलिक्यूल की, वो क्या होता है? एटम। यहाँ पे लेते हैं अभी रेफरेंस के लिए मैटर। तो मैटर जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है उससे बना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो होता है एटम्स। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इन एनी स्टेट इज कंसिडर्ड एट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे इन्होंने मॉलिक्यूल क्यों बोला है? इन्होंने यहाँ पे मॉलिक्यूल इसलिए बोला है क्योंकि मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम लोग किसी एटम को स्पेस में ले जाके रखेंगे तो एटम अपने आप में स्टेबल नहीं है, मतलब वो किसी से तुरंत रिएक्ट कर लेगा अपनी वैलेंसी क्रिएट करने के लिए, अपने आप का केमिकल रिएक्शन कर लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एटम को अनस्टेबल माना जाता है, मतलब एटम को जो क्या माना जाता है, मतलब एटम को ऐसे माना जाता है कि एटम अपने आप में स्टेबल नहीं, उसको हमेशा रिएक्शन की ज़रूरत है। जैसे ही एटम रिएक्ट करता है, दो एटम साथ में आते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। तो एटम अपने आप में खुद से स्टेबल रह नहीं सकता है, और जैसे ही वो रिएक्शन करेगा वो तुरंत क्रिएट क्या कर देगा? मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल इज एन एटम और इज एन सेट्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। आगे बोला दिस इज बिकॉज A molecule is the smallest particle of matter which is capable of independent existence। कहने का मतलब है इसीलिए जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे छोटा पार्ट ऑफ एटम होता है, वो हमेशा सबसे छोटा होता है कैपेबल एग्जिस्टेंस के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, ऐसी एग्जिस्टेंस जो किसी पे मैटर नहीं करती है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट बोला उसको क्या बोला? उन्होंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला मॉलिक्यूल को, ना कि एटम को। आगे बोला अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ एक तरीके के एटम से बन के मिला है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ प्योर सब्सटेंस, ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ इट आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब यहाँ पे इनका बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो प्योर सब्सटेंस होगा वो रियलिटी में सिर्फ एक एलिमेंट से मिलकर बना होगा। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब वो एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल CO2 का जो इन्होंने दिया है। तो जो CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला एटम है यहाँ पे कार्बन और दूसरा एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो देखो ये ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना है, और ऑक्सीजन और कार्बन अपने आप में प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। प्योर सब्सटेंस वो चीज़ होता है, वो मॉलिक्यूल होता है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। देखो CO2 एक प्योर सब्सटेंस है और सेम काइंड ऑफ एटम से बने। इसमें सेम काइंड ऑफ एटम क्या है? इसमें C के काफ़ी सारे एटम्स होंगे, O2 के सारे एटम्स हैं। मतलब प्योर सब्सटेंस वो चीज़ है जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से मिलके बने, ये एक काइंड के डिफरेंट एटम से मिलके बने, ठीक। आगे बोल रहा है अ मॉलिक्यूल मे कंटेन सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम। अब ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स में हमेशा सिमिलर ही एटम हो, डिसिमिलर एटम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिमिलर एटम को लेंगे तो हम लोग एग्जांपल को ले रहे हैं यहाँ पे H2 देखो मॉलिक्यूल है अपने आप में है, और इसमें सेम एटम से है। H2 किन से मिलके बना है? H2 दो चीज़ों से मिलके बना है, एक H का मॉलिक्यूल और सेकेंडली भी H का मॉलिक्यूल। तो जो दो H के मॉलिक्यूल है यही मिलके आपस में क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? H2 का मॉलिक्यूल। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल का जिसमें एटम सेम है, ग्रुप ऑफ एटम बिल्कुल सेम है। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हो जो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, हम लोग बार बार पढ़ते आते हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं? अब H2O को ले रहे हैं। देखो H2O में दो एटम्स हैं, H2O में कितने एटम्स है? H2O में क्लियरली दो एटम्स है, और ये दोनों एटम्स अपने आप में सेम नहीं है। देखो O एक अलग एटम है और H एक अलग एटम है, ठीक। तो इसमें दो एटम्स है, दो एटम्स मिलके भी क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। लेकिन ये कैसा एग्जांपल हो गया मॉलिक्यूल का? ये वैसा एग्जांपल हो गया मॉलिक्यूल में जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम है। तो बोल रहा है अ मॉलिक्यूल मे कंटेन सिमिलर
और डिसिमिलर एटम। जब डिसिमिलर एटम की बात आएगी तो H2 का एग्जांपल ले लेंगे, जब सिमिलर एटम की बात आएगी तो हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेंगे। आगे बोल रहा है अ प्योर सब्सटेंस इन विच अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड एज एलिमेंट। अब आई बात एलिमेंट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली डेफिनेशन है। एलिमेंट अपने आप में क्या होता है? एलिमेंट को समझने के लिए हम लोग समझते हैं वुड को। हमने ले लिया एक वुड का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक यहाँ पे वुड का स्ट्रक्चर ले लिया। अब वुड को एक बात बताओ, छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक करेंगे, ठीक है, तो भी हम लोग को क्या मिलेगा? तो भी हम लोग को वुड मिलेगा ना। तो एलिमेंट वो चीज़ होती है जब एटम सिमिलर काइंड ऑफ, जब कोई एक मॉलिक्यूल सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने गोल्ड लिया तो गोल्ड को अगर तोड़ेंगे, गोल्ड को अगर हीट करेंगे, गोल्ड को अगर मेल्ट करेंगे, तो भी हम लोग को क्या मिलेगा? तो भी हम लोग को गोल्ड ही मिलेगा जाके। तो गोल्ड का ब्रेक होना भी क्या हम लोग को देता है? गोल्ड देता है। उसी तरीके से सिल्वर को ब्रेक करेंगे, प्योर सिल्वर को, तो सिल्वर का टूटना ही क्या देगा? सिल्वर देगा। तो एलिमेंट वो एंटिटी होती है, एलिमेंट वो एक सब्सटेंस होता है जिसको तोड़ने पे, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने पे कोई एक नई चीज़ नहीं मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। वही इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, एन एलिमेंट इज अ सिंपल and pure form of matter which cannot be decomposed into similar forms, into simpler form। कहने का मतलब है एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, मतलब एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम लोग और ज़्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते सिमिलर सब्सटेंसेस में। जैसे हम लोगों ने लिया CO2, हम लोगों ने ले लिया CO2, तो CO2 को डिकम्पोज करके हम लोग C बना सकते हैं, प्लस O बना सकते हैं, जो गैस की तरीके उड़ जाएगी। तो इसको ये देखो, अभी CO2 सिमिलर सब्सटेंसेस में टूट सकता है, लेकिन अगर हम लोग ले लेंगे गोल्ड को, तो गोल्ड अपने से ज़्यादा स्मॉलर या अपने से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक आउट नहीं हो सकता है, इसीलिए गोल्ड को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। वहीं पे CO2 को हम लोग क्या बोलेंगे? CO2 को बोलेंगे एज अ मॉलिक्यूल के तरीके, ठीक है। आगे बोल रहा है ऑल द एलिमेंट आर मेड अप ऑफ एटम्स। सारे एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं? सारे एलिमेंट्स एटम से मिलके बने होते हैं। अब एटम के बारे में यहाँ पे बता रहा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिप्रेजेंट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? एक एलिमेंट मिलके बना होता है एटम से, और वो एटम क्या होता है? वो एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो वो एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मान लो काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से अगर हम लोग एक एटम ऑक्सीजन का निकालेंगे तो इस मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का काम क्या है? फायर को एक्सटिंग्विश करना, फायर को बुझाना। उसी तरीके से ये जो सिंगल हम लोगों ने यहाँ पे मॉलिक्यूल निकाला है, सिंगल जो हम लोगों ने यहाँ पे एटम निकाला है, उसका भी काम क्या होगा? उसका भी काम सेम होगा, फायर को एक्सटिंग्विश करना। तो अगर हम पूरा पानी ले लें, मतलब पानी एक पूरी बाल्टी ले लें, एक जो एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पे, फिर डिफरेंस दूसरी बात आ जाएगी। आप हम लोग ऐसे कह सकते हैं पूरा हम लोग यहाँ पे गोल्ड ले लें या गोल्ड का एक छोटा सा एटम निकाल लें, दोनों को अगर हीट दी जाएगी तो वो लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे? तो दोनों मेल्टिंग के तरीके बिहेव करेंगे। तो बोल रहा है एक जो एलिमेंट एटम से मिलके बना होता है, तो एक एटम एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर शो करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एटम की यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे or may not exist independently and with but can take part in a chemical reaction। कहने का मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एटम अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टेक कर सकता है, टेक पार्ट कर सकता है, ठीक है। आगे बोल रहा है a set of atoms of the same type together form the molecule of an element। अगर एक सेट ऑफ एटम्स को ले ले जो सेम टाइप के हैं तो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बना देते हैं। वह एग्जांपल C ले लिया और O ले लिया, यहाँ पे C के काफ़ी सारे एलिमेंट है सेम फॉर्म के, O के एलिमेंट है काफ़ी सारे सेम फॉर्म के, तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? इन्होंने मिलकर मॉलिक्यूल क्रिएट कर दिया। आगे बोला द नंबर ऑफ एटम्स इन एन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। जितने भी ज़्यादा एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट से, वही उसकी क्या कहलाएगी? वही उसकी एटॉमिसिटी डिनोट करेगी, ठीक है। आगे बोल रहा है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे डिफरेंशिएशन बता रहा है। मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक एंड इवन पॉलीएटॉमिक। कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वो डाईएटॉमिक हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक हो सकते हैं। अब तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हम लोग का मोनोएटॉमिक। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? मोनोटॉमिक जैसा नाम वैसा काम। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है वन, और एटॉमिक का मतलब होता है एटम। तो बोलने का मतलब एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मोनोटॉमिक। कहने का मतलब है वो एलिमेंट्स है, ये वो चीज़ें हैं
मोस्टली वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक एटम है। एक एटम क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक गैस। स्टेबल होने का मतलब क्या है? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हैं। जब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है तो अपने आप में स्टेबल है। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगुलर सिर्फ एक ही एटम होता है। ये एक्सेप्शन की तरीके होता है। एक्सेप्शन क्या है? ये नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो अपने आप से कंप्लीट होता है। जब नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल अपने आप में कंप्लीट होता है तो वही किस तरीके से बिहेव करने लगते हैं? वही बिहेव करने लगते हैं मॉलिक्यूल की तरीके। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? वो सारे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है और वही सिर्फ एक सिंगुलर एटम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? वही एक सिंगुलर एटम बिहेव कर रहे हैं मॉलिक्यूल की तरीके। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मोनोटॉमिक। इसके एग्जाम्पल क्या है? नोबल गैसेस। इसी के एग्जाम्पल क्या है? इसी के एग्जाम्पल है नोबल गैसेस। हीलियम ने आर्गन का जेरोक्स रंगा। ठीक है, ये एक मेनोमोनिक्स है, याद करने का तरीका है। ठीक है, तो हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेरॉन, रेडॉन, तो ये सारी गैसेस होती है जो नोबल गैसेस होती है। ये किस तरीके से बिहेव करती है? ये बिहेव करती है नोबल गैसेस के तरीके, और यही मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं। सो द एटॉमिसिटी ऑफ द नोबल गैस इज 1। जब उसके मॉलिक्यूल में एलिमेंट एक है, जब उसके मॉलिक्यूल में एटम एक है तो उसकी एटॉमिसिटी भी क्या होगी? उसकी एटॉमिसिटी भी 1 होगी, क्योंकि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। आगे, द एटॉमिसिटी ऑफ मेटल एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एक्सेट्रा इज ऑल्सो 1। जो एटॉमिसिटी होती है मेटल एटम्स की, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी भी एटॉमिसिटी कितनी होती है? इनकी भी एटॉमिसिटी 1 होती है। मतलब इनके मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होते हैं? 1 प्रेजेंट होते हैं। द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट of carbon is 1. Thus noble gases, metals and carbon are monatomic. अब बोल रहा है जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, इसकी भी 1 है। तो नोबल गैसेस, मेटल और कार्बन, इनको किस तरीके से लेते हैं? मोनोटॉमिक एटम के तरीके लेते हैं, या मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरीके लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसा नाम वैसे काम। डाई का मतलब होता है 2। एलिमेंट्स हैविंग 2 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। वो सारे एलिमेंट जिनमें 2 एटम है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं डायटॉमिक। ठीक, जैसे हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H2 दो चीज़ों से मिलके बना है, एक H एक H। तो देखो 2 इसमें एटम्स प्रेजेंट है, तो ये कैसा एलिमेंट हो गया? डायटॉमिक। ठीक है, उसके बाद ट्राइएटॉमिक। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? ओजोन। एलिमेंट्स हैविंग 3 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में या जो रिएक्शन करके 3 मॉलिक्यूल से बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्राइएटॉमिक। लास्ट हम लोग का क्या है? टेट्राटॉमिक। टेट्रा का मीनिंग होता है 4, एटॉमिक का मतलब एटम। तो सिंपल सा, जिसमें 4 एटम हो। एलिमेंट्स हैविंग 4 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल फास्फोरस। वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में 4 मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेट्राटॉमिक। ठीक, तो हम लोग के नेक्स्ट कौन से? नेक्स्ट हम लोग के ऑक्टाटॉमिक। ऑक्टा का मीनिंग होता है 8, एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें 8 एटम्स प्रेजेंट है, सेम काइंड ऑफ, इज कॉल्ड एज ऑक्टाटॉमिक। तो बोले एलिमेंट्स हैविंग 8 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्टाटॉमिक। फॉर एग्जांपल सल्फर। एसिड को हम लोग किस तरीके से लेते हैं? ऑक्टाटॉमिक। इसका डायग्राम कैसा होता है? साइक्लिक डायग्राम बनता है। ठीक है, आगे अब मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब समझते हैं। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज द कैपेसिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमने पहले भी समझा है। मॉलिक्यूल एक सबसे छोटा एलिमेंट होता है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी एक पूरे मैटर का या किसी भी एक पूरे चीज़ का, दैट कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जो तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज द कैपेसिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके पास कैपेसिटी, जिसके पास ताकत है किस चीज़ की? टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल वो चीज़ है जिसको किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी पार्टी है, वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी के सपोर्ट पे नहीं बनी है। ठीक है, जो अपने आप में खुद में स्टेबल है, खुद से जीती हुई है। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं जिन्होंने रिएक्शन करके उस मॉलिक्यूल को वो फॉर्म दिया है। आगे बोले द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। जो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट का दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट को दूसरी तरीके से यूज़ किया है। जो हम लोग एलिमेंट पीछे पढ़ के आए कि एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम। यहाँ पे वो एलिमेंट की तरीके यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट को जनरल सेंस में यूज़ किया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट को यूज़ किया इस सेंस में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं H2O। तो अगर हम लोग ले H2O, तो H2O वाटर का क्या काम होता है? वाटर का काम होता है फायर को एक्सटिंग्विश करना, फायर को बुझाना। तो हम लोगों ने मान लिया एक बाल्टी में H2O भरा हुआ है 1 लीटर। ठीक है, कम से कम 1 लीटर
भरा हुआ है H2O किसी बाल्टी में, उसके हमने कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। मान लो 1.44 इंटू 10⁻23 हम लोगों ने यहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स ले लिए, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, ठीक है। इतने कम हम लोगों ने उसके मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स को लेने के बाद तो इनका जो फॉर्म होगा, इनका जो काम होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या? उनका भी काम यहाँ पे सेम ही रहेगा। जिस तरीके से वाटर का काम है आग को बुझाना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सेम टू सेम वो प्रॉपर्टीज़ किस में मिलेंगी? सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ हम लोग को उसके मॉलिक्यूल्स में भी मिलेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है चाहे हम पूरा वाटर ले लें, चाहे एज अ वाटर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट ले लें, और चाहे उस एलिमेंट के हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स ले लें, दोनों किस तरीके से बिहेव करेंगे? दोनों उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे वो रियलिटी में है। मतलब एटम का अगर, एलिमेंट का अगर रियलिटी में काम है कि आग को बुझाना, तो उसके मॉलिक्यूल्स का भी काम क्या होगा? आग को बुझाना। आगे बोल रहा है when two atoms or molecules of different element combine chemically in a fixed ratio they form molecules of a compound। कहने का मतलब है जब एटम्स और मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट के आपस में साथ में मिलते हैं, साथ में जब मॉलिक्यूल्स और एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलते हैं, लेकिन हमेशा वो फिक्स रेशियो में होते हैं। फिक्स रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जो अनचेंजिंग हो। जैसे हम लोगों ने H2O का एग्जाम्पल ले लिया, तो उसमें 2 एटम्स होंगे H के और 1 एटम्स होगा O का, तो वो हमेशा जब मिलते हैं, जब हमेशा कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। आगे बोल रहा है टू नेम अ फ्यू सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, NaCl मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कहने का मतलब है अगर हम लोग यहाँ पे कुछ का नाम दे तो जैसे NaCl हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के। आगे चलते हैं कि अब मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर, 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म मिक्सचर्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, अब यहाँ पे एटम की बात नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। कह रहा है जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो वो बनाएगा मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया NaCl और हम लोगों ने ले लिया BaCl या BSO4। तो NaCl प्लस BSO4 को रिएक्शन करवाएंगे तो इधर से हो जाएगा NaSO4 और इधर से हो जाएगा BaCl, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन से बनने वाली चीज़ को हम लोग मिक्सचर क्रिएट करते हैं या मिक्सचर बोलते हैं। तो आगे क्या बोला? अब मिक्सचर में इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूएंट एट्स एलिमेंट्स। कहने का मतलब है जब एक मिक्सचर क्रिएट होता है तो हो सकता है उसके एलिमेंट्स उसमें कंबाइंड हो सकता है कि एलिमेंट और कंपाउंड से कोई मिक्सचर बन जाए, या सिर्फ कंपाउंड से मिक्सचर बन जाए, जैसे NaCl और BSO4 का एग्जाम्पल लिया था। आगे बोला मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनस विथ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और हेटेरोजेनस विच आर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो हम लोग के मिक्सचर्स बने वो होमोजेनस हो। होमोजेनस मतलब इस तरीके से मिक्स हो गए कि हम लोग दिख नहीं रहे। जैसे हम लोग ने शुगर को ले लिया और वाटर को ले लिया, शुगर और वाटर को हम लोगों ने आपस में मिक्स करा दिया, तो उनका कॉम्पोजिशन ऐसा हो गया, वो इस तरीके से मिलके कि हम लोग जान नहीं सकते कि इस पानी में शुगर मिला हुआ है या कहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, कहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। उसी तरीके से कुछ मिक्सर ऐसे हो सकते हैं जो क्लियरली हम लोग को दिख जाए, दोनों अलग अलग है। सैंड और वाटर जितना भी मिला ले, लास्ट में जो सैंड होगी वो सेडिमेंटेशन करके नीचे आके बैठ जाएगी। तो ये मिक्सचर जहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख जाए एलिमेंट्स या रिएक्टेंट कौन कौन से मिलाए गए थे, तो उसको बोलेंगे हेटेरोजेनस। वहीं पे ऐसा मिक्सचर जहाँ पे क्लियरली हम लोग को ना दिखे कि कौन से एलिमेंट्स आपस में मिलाए गए, तो उसको बोलते हैं होमोजेनस। होमो का मतलब ही होता है सेम, जैसे होमो सेपियंस, उसी तरीके से होमोजेनस का मतलब ही होता है सेम। वैसे हेटेरोजेनस का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। For example, salt solution is a homogeneous mixture whereas muddy water is an heterogeneous mixture। कहने का मतलब है सॉल्ट सोल्यूशन को लेंगे तो कैसा मिक्सचर है? वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, और दूसरी जगह हम लोग अगर मडी वाटर को ले लेंगे तो किस तरीके से मिक्सचर है? तो वो एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। आगे बोला द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर एब्रिविएटेड यूजिंग सर्टेन सिंबल्स। अब कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं, बाहर दुनिया में उनको पढ़ा जा रहा है, तो कोई यहाँ पे मान ले गोल्ड को दे रहा है AU, बाहर कोई दे रहा है AG, तो फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी ना, तो फिर परेशानियाँ क्रिएट हो जाएंगी ना। इस वजह से साइंटिस्ट में परेशानियाँ ना क्रिएट हो, साइंटिस्ट में आपस में कोरल ना हो, और जो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया गया वही सेम टू सेम ऑब्जर्वेशन बाहर भी करा जाए। इसी के लिए कुछ सिंबल्स, इन्हीं के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशंस, इन्हीं के लिए कुछ एब्रिविएशंस दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं हाई के लिए HII, बाय द वे के लिखते हैं BTW। तो उस तरीके जैसे हम लोग अपनी कोडिंग वाली भाषा में, मैसेजिंग वाली भाषा का यूज़ करते हैं,
उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में भी सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिस तरीके से जिस वजह से क्लैरिटी ऑफ थॉट बनी रहे। मतलब अगर एक जो साइंटिस्ट बात कहना चाह रहा है वो ऐसी बात बोले, वो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन यूज़ करे, ऐसा कोई सिंबल यूज़ करे जो दूसरे सारे जो वर्ड्स हैं जो दूसरी सारी कंट्रीज़ में वहाँ के लोग भी उसका सेम इंटरप्रिटेशन निकाले, इसलिए सिंबल्स का यूज़ होता है, इसलिए यूज़ होता है एब्रिविएशंस का। आगे बोला बिफोर 1600 AD alchemists tried to represent the substances that they used for experiment by different kinds of pictorial symbols such as triangle for earth, crescent for solar। कहने का मतलब है 1600 सेंचुरी से पहले जब एटॉमिक टेबल नहीं थी, जब साइंटिस्ट नहीं डेवलप हुए थे इतना ज़्यादा, तो लोग क्या करते थे, नेचर से अपने आप को इंस्पायर होकर अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करते थे। जैसे अर्थ के बारे में उन लोग को बताना है तो किसका सर्कल दिखा देते थे, तो वो सर्कल के फॉर्म में दिखा देते थे। उसी तरीके से मून के बारे में उनको बताना है तो क्रीसेंट बना देते थे। तो अपने अपने अलग अलग तरीके निकाले थे। आगे बोला डाल्टन यूज सम ऑफ द टाइप्स ऑफ सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स सच एज सर्किल by a circle for an oxygen atom and circle with a dot at center for hydrogen। जो कहने का मतलब है उन्होंने सर्किल का यूज़ किया था ऑक्सीजन एटम के लिए, और सर्किल एक डॉट के साथ उन्होंने किसके लिए यूज़ किया था, हाइड्रोजन एटम के लिए। आगे नीचे टेबल दी गई है जॉन डाल्टन के बारे में, हाइड्रोजन के सिंबल थे, कार्बन के सिंबल थे, आप लोग ये पढ़ सकते हैं अपने बुक्स में। अब आता है हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट। लेटर जॉन जेकब बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द इनिशियल लेटर ऑफ एन एलिमेंट रिटन इन कैपिटल should represent that particle for element such as O for oxygen, H for hydrogen, C for carbon and so on. But in somewhat cases the suggested symbols did not agree with the English name of the element. This is because some of the elements were based on the Latin names and other language name of the element. अब जॉन बर्जीलियस ने क्या किया था, जॉन बर्जीलियस ने कहा था जो फर्स्ट नेम होगा, जिसे हम लोगों ने ऑक्सीजन बोला, तो ऑक्सीजन का फर्स्ट नेम क्या है, O, तो हम लोग ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, O से। उस तरीके से हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे H। उस तरीके से कैल्शियम होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे Ca। लेकिन जब बात सोडियम की आती है तो सोडियम को हम लोग लिखते हैं SODIUM, लेकिन रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, Na से। तो यहाँ पे बस प्रॉब्लम हो गई थी। जॉन बर्जीलियस ने ये बताया था जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका जो फर्स्ट नेम होता है, उसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है उसको ले लेते हैं और उससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनको उनके फर्स्ट लेटर इंग्लिश एब्रिविएशन से नहीं लिया गया है। हम लोगों की जो इंग्लिश बनी है वो मोस्टली लैटिन भाषा से बनी है, मतलब लैटिन डेराइव्ड वर्ड से काफ़ी सारे इंग्लिश या मोस्टली इंग्लिश जो बनी है वो लैटिन से ही बनी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे नेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लैटिन भाषा से। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे टेबल देखेंगे, टेबल 1.1, जहाँ पे क्लियरली गोल्ड का दिया गया ऑरम लैटिन वर्ड है तो उसका फर्स्ट नेम लेते हैं AU। सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्जेंटम लैटिन में AG। मरकरी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोगायरम HG। कॉपर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रम Cu। लेड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम्बम Pb। आयरन को क्या बोलते हैं, फेरम Fe। सोडियम को क्या बोलते हैं, नाट्रियम Na। उसके बाद पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम K। टिन को बोलते हैं एसन स्टैंटियम। एंटीमनी को बोलते हैं स्टीबियम Sp। टंगस्टन को बोलते हैं वुल्फ्राम W। ये सब क्या है, सब जर्मन नेम है। तो इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया ऑरम वर्ड दिया गया है, तो ऑरम वर्ड का हम लोग ए कैपिटल लेटर लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने ए कैपिटल लेटर लिख दिया। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को उसके फर्स्ट नेम और सेकंड नेम से डिनोट करना चाहते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल लेटर ले लेंगे, और उसका जो सेकंड लेटर होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, उसको हम लोग स्मॉल लेटर ले लेंगे। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बताई थी। जिससे भी काफ़ी सारे एलिमेंट आएंगे, कॉपर आएगा, उसके बाद आ जाएगा कार्बन। तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही है, कॉपर भी सी से शुरू हो रहा है, कार्बन भी सी से शुरू हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये मेथड यूज़ किया गया था। उसी तरीके से सोडियम है, तो सोडियम का यहाँ पे वर्ड क्या होता है, नेट्रियम। तो नेट्रियम को हम लोगों ने क्या कर लिया, एन कैपिटल लेटर ले लिया, ए कैपिटल लेटर ले लिया। उसी तरीके से हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे कॉपर का क्या होता है, क्यूप्रम। तो क्यूप्रम का हम लोगों ने सी कैपिटल लेटर ले लिया और उसके बाद वाला स्मॉल लेटर ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का होता है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम का हम लोगों ने ए कैपिटल लेटर ले लिया, जी स्मॉल लेटर ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पे होता है मरकरी का क्या होता है, हाइड्रोगायरम का हम लोगों ने HY ले लिया। तो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर कैपिटल लेटर ले लेते हैं, और उसके बाद थर्ड लेटर का यूज़ नहीं करते, सेकंड लेटर तक ही क्या करते हैं, अपनी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब सिंबल क्या होता है, सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म
that stands for the atom of a specific element or abbreviation used for the name of an element। कहने का मतलब सिंबल को हम लोग किस तरीके से करते हैं, सिंबल का काम होता है किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट या कोई भी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल उसको बुलाने का तरीका। एब्रीविएशन यहाँ पे वर्ड दिया गया है ना, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कैसे बुलाते हैं, तो इन्होंने एब्रीविएशन वर्ड का यूज़ इसीलिए यहाँ पे किया है। तो इस एब्रीविएशन को बताने के लिए उसको शॉर्ट फॉर्म में, अब काफ़ी सारी रिएक्शंस होती, लंबी लंबी रिएक्शन होती है, तो उसमें पूरा तो लिखेंगे नहीं कि सोडियम क्लोराइड, इतना लंबा लिखेंगे नहीं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे सोडियम क्लोराइड को, NaCl। तो NaCl से हम लोगों को क्या पता चलेगा, एक छोटा सा एब्रीविएशन हो गया। इस एब्रीविएशन ने किस में हेल्प किया, इस एब्रीविएशन ने हेल्प किया हम लोग को बड़े से मॉलिक्यूल को लिखने में, उस बड़े से मॉलिक्यूल को समझने के लिए। तो सिम्बल्स का यूज़ यही होता है। सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। सिंबल का काम क्या होता है, सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो स्टैंड करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एलिमेंट्स को या उसके बारे में बताता है। आगे बोला ईच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल विच यूजली द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम इन इंग्लिश और लैटिन रिटन इन कैपिटल। कहने का मतलब है कोई भी एक एलिमेंट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वो फर्स्ट लेटर डराइव कहाँ से किया गया होता है, वो फर्स्ट लेटर या तो इंग्लिश से डराइव किया गया होता है या वो डराइव किया गया होता है लैटिन से। आगे बोल रहा है सल्फर एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय एस। सिमिलरली हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय सिंबल एच। सल्फर को देखो एस है तो उसको एस से डिनोट कर दिया, उसी तरीके से हाइड्रोजन एच है तो एच से डिनोट कर दिया। आगे बोल रहा है हाउएवर व्हेन फर्स्ट लेटर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इज द सेम द एलिमेंट आर डिनोटेड by two letters. The first letter is written capital while the second letter is written in small। इसको हम लोग देखो आगे समझते हैं। कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, कैल्शियम, कैडमियम, क्रोमियम, क्लोरीन आर द एलिमेंट्स हुज लेटर आर फर्स्ट। अब तो यहाँ पे फंस गए, कार्बन हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कैडमियम हो गया, इन सब में अब क्या आ जाता है, इन सब में अब सी आ रहा है, तो किसको ले, तो इन्होंने सबसे बेसिक जो कार्बन था उसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया और इनका काम खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कोबाल्ट है, कोबाल्ट CO से बना है ना, तो सी को कैपिटल लेटर ले लो और O को स्मॉल लेटर ले लो। देखो क्लियरली यहाँ पे दिया गया है, शोन बाय द लेटर CO। उसके बाद इन्होंने बोला कि कैल्शियम Ca से बना हुआ है ना, तो C को कैपिटल लेटर ले लो, A को स्मॉल ले लो, इसका भी काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि क्यूप्रम, कॉपर किससे बना है, कॉपर CO से बना है, लेकिन कॉपर का हम लोग नाम कौन सा लेते हैं, क्यूप्रम लेते हैं, तो इन्होंने बोला C को कैपिटल लेटर ले लो, U को स्मॉल लेटर ले लो। इस तरीके से हम लोग का ये भी रिप्रेजेंट हो गया। तो ये तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के कि परेशानियां ना क्रिएट हो, मतलब म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट साइंटिस्ट के बीच में और पढ़ने वालों के बीच में ना हो, जब ऐसे लेटर्स आए या ऐसे केमिस्ट्री के अलग अलग सिम्बल्स आए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयंस, वैलेंसी, रेडिकल्स, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, आयन और रेडिकल में क्या डिफरेंस होता है मेनली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे हम लोग की 9th, 10th, 11th, 12th की केमिस्ट्री का बेस क्रिएट होता है, जिनकी वजह से हम लोग आगे की केमिस्ट्री को पढ़ पाते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी परेशानी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी भी तरीके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन फ्री है आपके कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।